कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बिल्कुल ही नया केस लेकर आए हैं। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने 5 सितंबर 2020 जस्ट 2 डेज बैक एक केस डिसाइड किया है जो नए एक्ट के प्रावधानों पर प्रकाश डालता है। इसमें देखना ये है कि किस कमीशन के सामने कितनी धनराशि का केस कहाँ डलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर 3 टियर कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन स्टेट लेवल पर और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नेशनल लेवल पे। इन तीनों कमीशंस में आप अपना केस धनराशि के आधार पर डाल सकते हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि किस कमीशन में कितनी धनराशि का केस डाला जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रावधानों से थोड़ा सा अंतर आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रावधानों में। ये केस 5 सितंबर 2020 को नेशनल कमीशन ने डिसाइड किया है। केस का नाम है मैसर्स प्यारी देवी छविराज स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड 3 अदर्स। ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट एक उपभोक्ता का, एक कंपनी का केस है, जिसमें प्रश्न ये है कि कितनी धनराशि और उस धनराशि की कैलकुलेशन कैसे हो, किस कमीशन में डाला जाएगा। पहला जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें क्लियर प्रोविजन था कि गुड्स खरीदने और सर्विसेज हायर करने के लिए उपभोक्ता ने जितनी राशि खर्च की हो और उसके साथ कंपनसेशन जो मांगी हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन आ सकती है, इंटरेस्ट आ सकती है और कोई भी चार्जेस हो सकते हैं। उन सब को मिलाकर जुरिडिक्शन बना करती थी, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जिसको कहते हैं। इसके आधार पर कमीशन या उपभोक्ता अदालत तय होती थी। किंतु अभी नए एक्ट में इसमें परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले हम नए एक्ट के प्रावधानों की चर्चा करेंगे कि इसमें क्या पर्टिकुलर शब्द हैं जिसकी व्याख्या इस केस में की गई और किस आधार पर और किस कैलकुलेशन से मॉनेटरी पैसे की बात तय होगी कि कितना पैसा इन्वॉल्व हो तो कितने पैसे के लिए किस कमीशन में केस डाला जाएगा। तो अब जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 34 है जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की जुरिडिक्शन तय करता है मॉनेटरी एंगल से। इसमें है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर, नाउ लिसन टू इट, वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन does not exceed 1 crore rupees, meaning thereby डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के सामने जो भी केस आएंगे उसमें मॉनेटरी धनराशि कितनी होगी। धनराशि जो गुड्स को खरीदने में या सर्विसेज को हायर करने में उपभोक्ता ने पे की होगी एज कंसिडरेशन, उस चीज की कीमत के लिए, गुड्स की कीमत या सर्विसेज की कीमत के लिए जो एज कंसिडरेशन पे की होगी। इसमें कंपनसेशन इंक्लूडेड नहीं है जैसा कि पहले एक्ट में था। पहले एक्ट में कंपनसेशन प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन जो कुछ भी कंप्लेनेंट बनाता था वो सारा उसमें लगाकर तब राशि तय होती थी और उस कैलकुलेशन के आधार पर कोई भी कमीशन तय होता था कि किस कमीशन में या किस अदालत में ये केस डाला जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली
सेक्शन 47 है जो स्टेट कमीशन की जुरिडिक्शन को तय करता है, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, अर्थ की दृष्टि से, धनराशि की दृष्टि से। कंप्लेनेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन, यहां भी पेड एज कंसिडरेशन है, एक्सीड्स ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, जो 1 करोड़ से तो ऊपर होगा किंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन 10 करोड़ तक के मैटर्स को सुन सकेगा। ओनली एंड ओनली कंसिडरेशन पेड, वर्ड देखिए इसमें शब्द है पेड एज कंसिडरेशन, कोई शब्द कंपनसेशन का नहीं है। इसी तरह से सेक्शन 58 ये नेशनल कमीशन की जुरिडिक्शन को तय करता है, इसमें भी वही है, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹10 करोड़ एंड अबव, 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी मामले होंगे वो नेशनल कमीशन सुन सकेगा। ये स्पेशली पार्लियामेंट ने क्यों किया, हम आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगे कि पहले क्या होता था। अमूमन ये विषय डिस्प्यूट में आ जाता था कि कोई भी कंप्लेनेंट यदि वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में नहीं जाना चाहता है और तब डिस्ट्रिक्ट कमीशन की 20 लाख तक की जुरिडिक्शन थी, तो 20 लाख से किसी तरह से अधिक बनाना चाहता है, तो जो कंसिडरेशन पे होती है, मान लीजिए एक मकान है, वो उसका मकान 15 लाख कीमत का है, तो वो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख कंपनसेशन का, इंटरेस्ट का, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन का किसी भी तरह से बनाकर उसको 20 लाख से ऊपर कर देता था और स्टेट कमीशन में चला जाता था। और कई बार ऐसा हुआ कि स्टेट कमीशन ने ऐसे केसेस को वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में भेजा। तब फोरम हुआ करता था कि ये तो जानबूझकर एग्जैजरेट करके राशि को बढ़ाया गया ताकि उसको स्टेट कमीशन में डाला जाए, उसको वापस भेजा जाता था कि डिस्ट्रिक्ट फोरम ही इसको तय करेगा और इसको डिस्ट्रिक्ट फोरम ही इसको सुन सकेगा। बट कई मैटर्स में क्या होता था, जब स्टेट कमीशन वापस नहीं भेजता तो एग्जैजरेट होने के बावजूद भी केसेस किसी न किसी तरह से उससे अधिक बना दिए जाते थे। जैसे मान लीजिए नेशनल कमीशन में कोई डालना चाहता है, स्टेट कमीशन नहीं जाना चाहता, तो किसी न किसी तरह से 50 लाख का या 70 लाख का उनका पेड है किसी भी चीज़ के लिए, खरीद के लिए या सर्विसेज के लिए, तो किसी तरह से बनाकर इंटरेस्ट बना, कंपनसेशन बनाकर नेशनल कमीशन में जाने की कोशिश की जाती थी। ये स्थिति थी और इस स्थिति को जानते हुए पार्लियामेंट ने ये तय किया कि अब हम स्पेसिफिक कर देंगे कि जो पेड है उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि यदि आपने बढ़ाना है तो आप कंपनसेशन तो कुछ भी मांग सकते हैं, कोर्ट क्या कंपनसेशन देगा ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, किंतु आप मांग रहे हैं तो आप जुरिडिक्शन बना सकते हैं, कोर्ट हो सकता है उससे आधी भी ना दे। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने के लिए और इस तरह के इश्यूज को आगे से न उठने देने के लिए पार्लियामेंट ने केवल पेड शब्द लिखा। किंतु इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो आर्गुमेंट्स दिए एडवोकेट्स ने, उनका कहना था कि कंपनसेशन भी इतनी बनती है, इंटरेस्ट भी इतना बनता है, हमारे डैमेजेस भी हुआ, हमारा बिजनेस का लॉस भी हुआ। इस केस के फैक्ट्स पे मैं आती हूँ तो वो सारा मिलाकर उन्होंने इतना अधिक बना दिया कि वो सीधा नेशनल कमीशन में आ गए, जबकि नेशनल कमीशन का केस नहीं बनता था। मैं आप फैक्ट्स पे आती हूँ कि फैक्ट्स क्या थे। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिस पॉलिसी खरीदी, जिसके लिए उन्होंने टोटल अमाउंट 4,43,562 पे किया। कैसे? पहले उन्होंने 28,20,00,000 की पॉलिसी ली, फिर और उसके लिए 3,20,525 अमाउंट पे किया एज प्रीमियम। सब्सिक्वेंटली उन्होंने 13 करोड़ की और पॉलिसी ली और उसके लिए 1,23,037 रुपये पे किए। तो टोटल अमाउंट प्रीमियम का जो उन्होंने पे किया 4,43,562 ये पेमेंट की।
किंतु चूंकि पॉलिसी कितने की थी, वो तो 28 करोड़ से अधिक की थी। 28 करोड़ के साथ फिर उन्होंने एक 13 करोड़ की और कर दी, तो पॉलिसी का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो गया। किंतु उन्होंने क्या किया, जो पेमेंट की उस पेमेंट के साथ साथ कंपनसेशन, इंटरेस्ट, लॉस ऑफ गुड्स, हरासमेंट, मेंटल एगनी, अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्री प्रेमिसेस में सिवियर रेनफॉल स्टॉर्म आने के कारण रिवर वाटर फ्लड की तरह से फैक्ट्री में घुस गया और फैक्ट्री का काफ़ी नुकसान हो गया। सारे इक्विपमेंट्स खराब हो गए, फ्लड से बिजनेस का लॉस हुआ, जितनी चीज़ें थी उनका इंटरेस्ट का लॉस हुआ। बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग हेड्स में डालकर काफ़ी कुछ नुकसान दिखाकर कंपनी ने क्लेम डाला, जो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पर इशू ये था कि किस अमाउंट पर नेशनल कमीशन में आया जा सकता है, क्या ये नेशनल कमीशन में आने का इशू बनता था। तो द मेन इशू टू बी डिसाइडेड वाज पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट के एडवोकेट ने चर्चा की एक पहले वाले डिसाइडेड केस की, जो इसी नेशनल कमीशन ने डिसाइड किया था। केस था अम्बरीश कुमार शुक्ला एंड 21 अदर्स वर्सेस फेरोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, 2017 का ये केस है। इसमें डिसाइड ये हुआ था कि कंपनसेशन, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन सब मिलाकर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन बनेगी नेशनल कमीशन की, और नेशनल कमीशन ने उसको जुरिडिक्शन माना था। किंतु यहाँ पर अंतर ये है कि इस एक्ट में वो शब्द कंपनसेशन हटा दिया गया है और उसकी जगह पर पेड शब्द लिखा गया है, जिसमें कंपनसेशन नहीं आती। पेड मीन्स बस जितना आपने पेमेंट किया था उसके आधार पर ये मैटर नेशनल कमीशन की जुरिडिक्शन में नहीं आता था। 10 करोड़ से बहुत कम बनता था, इसलिए इसको नेशनल कमीशन ने रिजेक्ट किया। केस तो रिजेक्ट हुआ, किंतु इसके साथ एक्सप्लेनेशन हो गई इस नई क्लॉज की, इस नए एक्ट के तहत। अब जो अंतर आया उसको एक्सप्लेन किया गया कि हेंस फोर्थ आगे से इस एक्ट के प्रोविजंस की जब व्याख्या की जाएगी तो उसमें कंपनसेशन नहीं होगी, केवल और केवल जितना कुछ पे किया गया है उतना ही अमाउंट कंसिडर किया जाएगा फॉर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। ये तो इंश्योरेंस का मैटर था, किंतु अब बहुत सारे ऐसे मैटर्स आएंगे सामने। बिल्डर्स के मैटर्स में मोस्टली ये होता था कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाता था और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डबल द अमाउंट हो जाता था जितना पे किया हुआ था। क्योंकि 10-10 साल 11-11 साल तक अगर मकान का पोजीशन नहीं मिलता तो उसमें इंटरेस्ट भी बहुत अधिक बन जाती थी। और डिले की क्लॉज होती है उसमें कि डिले होने पर बिल्डर या डेवलपर जो है वो क्या पेमेंट करेगा कंप्लेनेंट को या हाउस बायर को, वो क्लॉज भी आती है, तो उससे कैलकुलेशन बहुत अधिक बन जाती थी। फ्रेंड्स, आप इसको समझ लीजिए, ये कोई डिसाइड नहीं हो रहा केस। जब कोई भी कमीशन इसको डिसाइड करेगा तो मैरिट पे डिसाइड करेगा, इंटरेस्ट बनेगा तो बनेगा, कंपनसेशन बनेगी तो बनेगी। बल्कि इस एक्ट में तो एक और प्रोविजन किया गया कि पहले वाले एक्ट में केवल आपका जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ है और बाकी कंपनसेशन और इंटरेस्ट इत्यादि होता था। बिजनेस लॉस और इंसिडेंटल लॉस का प्रोविजन नहीं था, किंतु इस एक्ट में इंसिडेंटल लॉसेस यानी कि बिजनेस भी आपका लॉस हुआ है किसी वजह से, कोई आपकी सर्विसेज हायर जो की हैं उनमें डेफिशिएंसी है या गुड्स आपने खरीदी हैं उसमें कुछ डिफेक्ट है जिसके कारण आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ है, तो उसमें बिजनेस लॉस जिसे कहेंगे इंसिडेंटल लॉसेस पहले के एक्ट में नहीं थे, किंतु इस एक्ट में इंसिडेंटल लॉसेस भी कवर होंगे। मैं जो बात कर रही हूँ जजमेंट की बात नहीं कर रही। कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, वो यदि स्टेट कमीशन होगा, नेशनल कमीशन नहीं होगा, स्टेट कमीशन होगा, तो भी मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा। यदि इस केस में लॉस बनता है अधिक, जितना प्रीमियम पे किया या जितना उनका लॉस बनता है, अगर बनता होगा तो स्टेट कमीशन भी वैसा निर्णय कर देगा, किंतु किस कमीशन के पास ये निर्णय के लिए जाएगा, केवल मुद्दा ये है। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू को एक्सप्लेन किया है, कीपिंग इन व्यू द न्यू प्रोविजन इन द एक्ट
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए और आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहे। हम फिर आएंगे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।